फॉर ऑल ऑफ पंजाब, लीगल एजुकेशन कमेटी बार काउंसिल की पूरे पंजाब के लिए. सो उसके लिए वी आर लाइव नाउ. अच्छा, yes, we are live now. So, Assalamu alaikum everyone. This is Samia Tahreem, the moderator of today's session. Welcome to the Law Society session regarding issues faced by the lawyers in the practical field and their solutions. इस सेशन को कंडक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब यंग लॉयर्स आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो दे फेस मैनी चैलेंजेस, ताकि जो हमारे पास अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर किया जा सके अभी से उन चैलेंजेस के लिए. इसीलिए ये सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं. और वी आर हैविंग 2 गेस्ट स्पीकर्स विद अस टुडे, मैम खुशबख्त शाह जिलानी एंड सर अहमद कयूम. Ma'am Khushbakht is an advocate of the High Court. She is a graduate of the University of London International Programs, and she is the founder of the Adil and Sayed Foundation. She was recognized as the Rising Star of the Year in 2021 by the Ministry of Justice. She was named among her most influential women on LinkedIn in Pakistan by Women. And Sir Ahmed Qayyum is an advocate of the Supreme Court of Pakistan, and he is a member of the Punjab Bar Council, chairman of the Legal Education Committee, PBC, and he has also served as the secretary at Lahore High Court Bar Association from 2015 to 2016. And he is the managing partner at Qayyum and Associates. Thank you for joining us, Ma'am Khushbakht and Sir Ahmed. और अभी हम लोग अपनी डिस्कशन जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड आई विल बी आस्किंग दोस क्वेश्चंस टू आवर ऑनरेबल गेस्ट्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर अहमद है. जो यंग लॉयर्स जब जाते हैं, जो उनके इनिशियल ईयर्स प्रैक्टिस के होते हैं, उनमें उनकी अर्निंग काफ़ी कम होती है. तो ऐसे कंपेटिटिव टाइम्स में एक पर्सन जो है वो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता है? Sir, can you hear us? I think sir disconnect हो गए. तो मैम इंस्टेड में आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ. The same question, please. So I would say कि पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ किस तरह से वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ दिस इज इन फैक्ट अ प्रॉब्लम एंड इसका सोल्यूशन क्या है. सो आई वुड से व्हेन आई स्टार्टेड आउट आई वाज आल्सो टीचिंग. सो टीचिंग ऐसी चीज़ है जो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं तो आप मतलब महीने का आपका 20-25 हज़ार ऐसे खर्चा निकल जाता है, जिससे ऑफ कोर्स यू कैन आपका पेट्रोल आना जाना टू द लॉ फर्म टू द कोर्ट्स वो चीज़ हो जाती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह की जॉब में हैं, आप लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट्स में, लॉ फर्म्स में हैं, या फिर आप किसी कंपनी में अटैच्ड हैं. सो अगर आप कंपनी में हैं तो नॉर्मली आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है. अगर आप लॉ फर्म में तो आपकी 15,000 से शुरू होती है और फिर वो 20-25 हज़ार तक जाती है. एंड देन दैट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन द कोर्ट का एक्सपेंसेस कभी कभी आपके ज़्यादा हो जाते हैं. वो तो फिर लॉ फर्म पे करती है, बट देन पेट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट इज वेल. आई थिंक सर इज हियर, मे बी ही कैन टेक ओवर एंड देन आई कैन ऐड टू इट. Okay. Sir, so did you hear the question? No, madam, I got cut off बीच में. आप प्लीज आपका सवाल क्या? Okay, sir, I will repeat it. आपके लिए मेरा क्वेश्चन था कि जो यंग लॉयर्स हैं, जब वो अपने इनिशियल ईयर्स प्रैक्टिस के स्टार्ट करते हैं तो उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती, तो किस तरह से अगर एक पर्सन हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है तो किस तरह से वो सर्वाइव कर सकता है इन कंपेटिटिव टाइम्स में? मैम, बिकॉज सर्वाइव कर सकता है प्रिंसिपली ऑन फोकसिंग ऑन लर्निंग स्टफ टू डू, जो कि 2 तरीके हो सकते हैं. या तो किसी अच्छे चैम्बर के अंदर लिमिटेड खर्चे के ऊपर, लिमिटेड तनख्वाह के ऊपर ज्वाइन कर ले, जो कि बहुत मुश्किल होता है, या फिर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके अंदर वो चीज़ें सीखे जो कि जिस नौइयत का काम उसको पहले 5 साल के अंदर मिल सकता है. असल में हमारे दोस्त ज़्यादातर गलतियां वगैरह ये करते हैं कि वो ढूंढते हैं कि जी कोई बड़ा सा चेम्बर जस्टिस कयूम साहब या किसी के साथ हम जाके बीच में ज्वाइन कर लें. उनका काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, उनकी असिस्टेंस के अंदर वो रिसर्च करते रहते हैं. 5,000 रुपए या 10,000 या 15 जितने भी बीच में है उसके ऊपर, वो पैसों के ऊपर अगर कोई पैसे देता है वो दे देते हैं, और 2 साल या 3 साल बेसिकली वो ज़ाया करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो वो मास्टर हो जाते हैं लेकिन एक सादा दावा जमा करवा नहीं सकते. इंटेंशन और डायरेक्शन ये है, असल में मसला ये पड़ता है कि लड़कों को उस डायरेक्शन के अंदर भेज दिया जाता है क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं होती कि जिससे उनकी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होता ही नहीं है.
इब्तिदा में जिस नौयत के मुकदमे मिल सकते हैं, बेसिक बेल्स मिल सकते हैं, सादे दावे मिल सकते हैं, इनहेरिटेंस के मामलात मिल सकते हैं, सुपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकता है, बेसिक ड्राफ्टिंग वगैरह मुआहदों की जो है वो चीज़ होती है, वो सिखाए नहीं जाते। जबकि फोकस आपका इब्तिदा में ये होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे फर्म सिस्टम नहीं है, और अगर फर्म सिस्टम है भी तो वो बहुत कंपेटिटिव है और बहुत लिमिटेड लड़कों को और बहुत क्वालिफिकेशन वालों को ही करना है। लेकिन आम जो जितने सारे के सारे लोग आ रहे हैं उनको इब्तिदा में, और असल में तो ये चीज़ आपको ट्रेनिंग में नहीं, ये आपके पास ये स्किल सेट होना, आखिरी सवाज़मात हैं वो करने कैसे हैं। पैसे इसलिए नहीं मिलते मुकदमे इब्तिदा में, इसलिए नहीं मिलते कि आपको आता कक नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है, लीगल एजुकेशन वाला, वो ना आपको बोलना सिखाता है, ना लिखना सिखाता है, ना आपको सोचना सिखाता है, और जो चीज़ें जिनसे आपने डाउन द लाइन जाके अर्न करना है वो उसके लिए तैयार नहीं होता। और पैसे तो कोई बंदा मार्केट के अंदर या कोई फर्म आपको तब देगी व्हेन यू in a sense deserve it, या when you can do the work, right? अगर आपने काम वगैरह लेना है, आपका फोकस सारे का सारा इब्तिदा में उस चीज के ऊपर होना चाहिए कि मैं उस चेंबर में जाऊं जहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स का पोटेंशियल हो, और इब्तदाई चीजों के दिन में 18 मुकदमे होते हों, 18 कोर्ट्स में मैं जाऊं, 18 सिविल जजेस के सामने मैं पेश हूं, चाहे एडजर्नमेंट्स के लिए हों। लेकिन जब 19वां मैं अपना मुकदमा लेके जाऊं तो आई हैव द एबिलिटी टू गेट द मनी। वो दोस्त वगैरह ये करते हैं, वो करियर के अंदर गलती ये करते हैं कि करियर की इब्तिदा के अंदर नौकरी ढूंढते हैं। वकालत में नौकरी नहीं होनी, और नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा बंदा आपको बड़ी क्वालिफिकेशन भी होगी तो आपको 10,000 दे देगा या 15,000 दे देगा। योर एम शुड बी कि 10,000, योर एम शुड बी कि एक मुकदमा मैंने महीने में पकड़ना है जिसमें आप 50,000 चार्ज कर सकते हैं, और आपको 3 महीने के बीच में आपकी अर्निंग होगी। तो हमारी जो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन है, और हमें कोई यंगस्टर्स को कोई डायरेक्शन वगैरह इस मामले में देता नहीं है। ये गुफ्तगू आई वुड रिकमेंड बार काउंसिल की तरफ से, और मैंने खुद भी ज़ाती तौर के ऊपर ऑनलाइन चंद वीडियोस भी रखे हुए हैं कि LLB के आखिरी 2 साल आपने कैसे ओरिएंट करने, और अगले 3 वकालत के जो इब्तदाई 3 साल हैं, आपका प्लान 2 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए कि भाई इसके पास जाना है तो मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करता हूँ, ये मुझे रख लेगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा चेंबर और कहाँ पे मेरी कमाई हो सकती है। आखिरी 2 साल के अंदर आपके पहले साल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आपकी नेटवर्किंग शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आखिरी 2 साल के अंदर आप अर्न करना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर भी काला कोट पहन के जाके मुकदमे करने शुरू कर देते हैं और कमाई लाइसेंस के बगैर ही इलीगल करना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट, दैट्स इलीगल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है तैयारी अर्निंग की। जो अच्छे हैं, जो वेल कनेक्टेड हैं, उनको शायद इब्तिदा में ही पैसे मिलने शुरू हो जाए। मैं जब वक्त डिग्री करके आया था मांडवी वाले जफर, मैंने ज्वाइन किया, पहले 6 महीने आना नहीं मिला। सिटिंग जज का मैं उस टाइम के ऊपर बेटा था, बैरिस्टर था, और बहुत फूंफा वाली चीज़ थी। मुझे 18,000 के ऊपर इब्तिदा में शुरू करवाया था 6 महीने के बाद, पेट्रोल भी जेब से देता था। और एक तरीके से आप डिमांड तो कर सकते हैं, और हम लॉलीपॉप देने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जी सारों का वजीफा होना चाहिए, बट इट इज़ अ कम्पिटिटिव प्रोफेशन। सच्ची बात तो ये है कि किसी ने जब तक यू आर नॉट ऑफ वैल्यू, उसकी आप ज़रूरत नहीं है, वो आपको किस लिए पैसे देगा। आपके लिए यू नीड टू बी, व्हेन यू आर जॉइनिंग अ प्रोफेशन, यू नीड टू बी इन अ, या तो अपने बॉस के लिए आपकी ये वैल्यू हो, या अगर आपने काम इस नौयत का सीखा हुआ है कि आप अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप टीचिंग इब्तिदा के अंदर बेसिक लेवल के ऊपर ट्यूटरिंग या कोई समथिंग रिलेटेड टू लॉ, अगर आपको पैसों की बेशद ज़रूरत है। बट इब्तिदा के अंदर फॉर एग्जांपल आप अगर आप कायदे आज़म की हिस्ट्री पढ़ें, पहले जो उनका उस्ताद था, उसका चेंबर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उसको पैसे देने पड़ते थे, और 3-5 साल से हमेशा से यही सिलसिला रहा है। वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। वजीफ़ा वगैरह अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। और वजीफ़ा फैक्चुअली ये है कि अगर मैं रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि जी हर एसोसिएट को पैसे मिलने चाहिए, तो फिर वो 2 एसोसिएट रखेंगे, 13 नहीं रखेंगे। नो वन इज गोइंग टू लर्न देन, और देन बाकी सारे के सारे दे विल बी लेफ्ट एट देयर ओन एंड नो वन विल बी टीचिंग देम। तो रियलिटी अनफॉर्चुनेटली ये है। I mean, I hope I answer your question मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं कुछ से इसी से रिलेटेड कि जो यंग लॉयर्स हैं वो किस तरह से क्लाइंट्स बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जब वहाँ पे सीनियर लॉयर्स होंगे तो हमें क्लाइंट्स इस तरह से नहीं मिल पाएंगे, तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है?
सो आई वुड से कि मेरी करियर ट्रैजेक्टरी बहुत डिफरेंट रही है इन द सेंस कि मैंने आई थिंक कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आना शुरू कर दिया था. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट हेल्प मी अलॉट. भले मैंने जब 2020 में आई टुक माई फर्स्ट केस और मतलब वो भी मेरी किसी इंटर्न के थ्रू आया था केस एंड आई वाज स्टिल वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं. Previously I was attached to two big law firms. तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हो गई थी बट स्टिल यू नो दे इंस्टिल अ सेंस ऑफ कहते हैं कि आप तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम अभी कॉम्पिटेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि 5-10 साल का रगड़ा लगाओगी उसके बाद जाके तुम अपना पहला केस करोगी. In my mind, but I still took the plunge और फिर मैंने वो केस लिया and Alhamdulillah, it was in my favor. It was a civil service का केस था and I charged for it as well. I was charged बहुत low मैंने charge किया था but मैंने किया था. I think that is again सर की बात से ही मैं लेके चलूंगी कि you have to focus on building a relationship with the interns जो आपके हैं या फिर आपके colleagues हैं या फिर आपकी general friendships हैं. You know, I think it's not something that you will learn, let's say, in a networking aspect of a law, but it's something that you can also learn from different courses, but just generally आपकी personality development. I think skill building and also just working on your own personality and your communication skills कि आप जहाँ पे भी किसी भी event पे जा रहे हैं, how you are positioning yourself, how you are actually selling yourself. That sounds like a marketing pitch, but of course that has worked for me in the long run. I think कि ये जो बहुत सारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है, and I think majority of the profession is male dominated. उनको भी होता है, बहुत सारे young लड़के हैं, they feel कि okay they're not ready और उनको होता है कि उनकी skill नहीं है, but I feel you have to take that first case ताकि आप खुद को वहाँ पे देखें कि whether you are qualified to do something of that. फैमिली लॉ का केस था मेरा एक और, that I took, that was the second case, and then एक सिविल सर्विस में मुझे कुछ नहीं आता था बट मुझे ये पता था कि मुझे रिसर्च आती है, मुझे ये पता था कि कैसे ओपिनियन देते हैं. मैंने प्रीवियसली लॉ फर्म में क्लाइंट्स के साथ मैं की हुई हूँ, बड़ी कंपनीज थी, बड़े क्लाइंट्स थे, उनके साथ बैठी हुई हूँ, कॉरेस्पॉन्ड कर चुकी हूँ. सो वो सारा स्किल जो मैंने लॉ फर्म्स में सीखा था, to speaking to the clients, correspondence, and then किस तरह से आप negotiate करते हो. Then I also watched some YouTube videos, seeing how people are, conducting themselves. मैंने सर की videos देखी हैं. So I also got in touch with different seniors जो मेरे थे, मुझसे ज़्यादा उनकी practice थी 7-8 साल की, तो मैंने उनको contact किया. So I would ask them. So मैं बहुत ज़्यादा inquisitive होती थी in the sense कि कभी मैंने शर्म नहीं की कि मैं किसी सीनियर से पूछूं कि सर ये कैसे करते हैं या मैडम ये कैसे करते हैं. इवन विद माय फर्स्ट केस आई वेंट टू अ सीनियर, उनको बोला कि ये मैंने पिटीशन पूरी ड्राफ्ट की है, रिप्लाई मैंने पूरा ये ड्राफ्ट किया, इज इट ओके, इज इट नाइस, इज इट करेक्ट. सो ऑल मेरा हर एक स्टेप जो था was me just bothering a lot of my seniors, bothering a lot of my colleagues कि मुझे बता दें कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. That's I think how I showed them कि I also got a chance to show my colleagues कि okay I'm competent, and they got to review my work as well, and at the same time फिर जब उस काम को मैं बहुत confidence से लेके गई हूँ सर्विस ट्राइब्यूनल में या फैमिली कोर्ट्स में, so वहाँ पे of course वो पूरी आपको एक ऑडियंस है, फिर आप जजमेंट फेवर में आती है, तो दैट इज ऑल्सो so again something कि आपके ऊपर ठप्पा लगता है कि okay you are capable of doing that, but the problem is कि you have to get out of that mentality कि okay you can't really do it. I think वो आपने एक mental एक fight है जो आपने खुद के साथ करनी होती है. You have to आपने खुद को बेइज्जती के लिए तैयार करना होगा, and I think sir would agree to the fact कि litigators जो हैं वो आप you have to be बेइज्जती proof, okay, because one day in court will be great, other day in court will be बहुत जलालत भरा होगा. आई स्टिल फील कि अगर आप वहाँ जाएंगे नहीं तो यू विल नेवर नो कि आपकी खुद की पोटेंशियल क्या है. सो फॉर मी दैट वाज द मेंटल फाइट दैट आई हैड. आई स्टिल फेल्ट कि ओके आई कांट डू इट, बट वहाँ पे मैं जब खड़ी हुई, मेरे फेवर में केस आया, मैंने बोला, देन ओके एक आपको रिकग्निशन मिलती है. उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ कॉन्फिडेंट पोस्चर कि आप जाके दूसरों को भी explain कर सकते हैं okay I am a lawyer who's experienced in civil service cases, or I am a lawyer who can do family law.
So I think that's another way of building a relationship with the bench, with your fellow lawyers, with your colleagues, and also of course with your clients. Now of course उस department के जो clients थे, now they refer me for any cases या इस तरह की कोई. So I think that's one way. The other ways of course is कि आप जितने भी conferences हैं, seminars हैं, वहाँ पे जाएं, position yourself, and also try to get into maybe events which are not law but maybe related to business conferences. So perhaps go there and communicate in a way that is clear, that is concise, and that also doesn't show okay you are some कोई आप बड़े show off किस्म के इंसान है, because a lot of times litigators or lawyers have these kind of persona as well कि भाई है तो हमें आता तो हमें ही सब कुछ है. I think that pitch is not really working well with a lot of businesses. People now see okay how authentic you are and how much you can give to us, but also in a capacity कि okay हमारा relationship एक long term हो, and communication is also clear. I think I can say more about it, but I think maybe we can just talk about it later. Yeah, thanks, sir. Can I supplement as well, please? आपकी इजाजत से मैडम के साथ. देखिए मैडम और मैं शायद प्रॉब्ली इस चीज़ के लिए वी आर नॉट वेरी वेरी वेल प्लेस टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो हम गुफ्तगू वगैरह कर रहे हैं वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रिविलेज लॉयर हो रहे हैं. मैं तो एक तरीके से आई वाज वेरी वेरी लकी कि आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर. मैडम की गुफ्तगू से भी प्रॉब्ली वेल कनेक्टेड चेम्बर के अंदर से और वहाँ से सारे का सारा ये एक्सपोजर है. ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इट प्रॉब्ली इज नॉट विद इन द रीच ऑफ एन ऑर्डिनरी लॉयर जो नया न्यू एंट्रेंट आता है. So, उसके लिए मैं चंद नोट्स, अब मैडम भी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, उसके साथ चंद नोट्स ऐड करना चाहूँगा कि जिस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जहाँ से आपके क्लाइंट्स आएंगे. प्रॉबली नथिंग अट्रैक्ट्स क्लाइंट्स मोर देन पहला वाला मुफ्त फ्री केस. अगर आपका खर्चा पूरा हो रहा है, आपके क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? आपके दोस्तों से, और वो आपसे मुफ्त में ही पहला करवाएंगे. तो आप उनके लिए एज लॉन्ग एज योर कॉस्ट आर बीइंग मेट, आप डेफिनेटली मुफ्त के अंदर बीच में कर भी दीजिए. वो भी आप चीज़ अपनी एक साइड के ऊपर पार्क कर लीजिए. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी वॉल फ्लावर की इस प्रोफेशन के अंदर क्लाइंटेल नहीं होती. नेटवर्किंग और मार्केटिंग, आपको एडवर्टाइजिंग की इजाज़त नहीं है. मैडम ने सोशल मीडिया का जिक्र किया, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने एसोसिएट्स के अंदर बेशुमार के अंदर देखता हूँ कि जी दफ्तर से आए, घर चले गए, घर गए, सोए, पिए वगैरह, फिर वापस अगले दिन आ गए. तो उन्होंने तो किसी क्लाइंट के साथ या पोटेंशियल क्लाइंट से इंटरैक्ट ही नहीं किया. आपके इब्तिदा के अंदर जो क्लाइंट्स आने हैं वो आपके फैमिली, आपके दोस्तों या आपके एक्वेंटेंसेस से आने हैं. if they know you as a competent lawyer, Facebook के ऊपर, I mean for example if they know you as कि TikTok के ऊपर duet कर रहा था यूनिफॉर्म के अंदर, they will never take you as a serious lawyer. However, अगर आप TikTok के ऊपर या सोशल मीडिया पे won a case with my boss फलां या at the Supreme Court, कर आप फाइलिंग बेशक उठा रहे हो वगैरह, but that is a manner of marketing yourself. बात ये है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, यू नीड टू बी फोकस्ड कि मेरा इट इज़ वकालत, बाकी सारा स्किल आपको काम आता है नहीं आता वगैरह. मैडम झिझक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सच्ची बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी कुछ नहीं आ रहा होता उस पर्टिकुलर केस के बारे में. पीपल आर पेइंग अस टू लर्न द फैक्ट्स ऑफ द केस. हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है. वकालत का सीक्रेट ये है कि आता कख नहीं है, कि हम सीखते हैं और हम अपने स्किल सेट के साथ केस को डिवेलप करते हैं. तो ये जो झिझक है कि जी मैं नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता. दूसरा फंडामेंटल अब सबसे बड़ा फ्लॉ तमाम दोस्तों का ये है कि जी मैंने तो कॉर्पोरेट लॉ करना है. क्यों? आपको क्रिमिनल लॉ के जो केसेस आएंगे वहां से फीस नहीं मिलती. सिविल लॉ की जो आप करेंगे, आपका तो ये होना चाहिए एटीट्यूड, आई कैन डू एवरीथिंग. मेरे पास आए जी, मुआहदा भी मैं बनाऊंगा, मैं उसकी सिविल का भी मैं मुकदमा करूंगा. You cannot pick and choose a particular field. You cannot go ahead and, because बात ये है, you want to maximize your potential clients. आप अगर unless आपके अब्बा जी का कोई टैक्सेशन का चेंबर और आपको वहां से काम मिल रहा है, you say कि नहीं मैंने तो सिर्फ टैक्स करना है, that is 5%, less than 5% of the entire clientele. तो फिर 5% ही चांस हो गया, you have cut your own leg off. इस तरीके से आपका तो मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि काम कहाँ पे है, किस चीज के मुकदमों पे मिल सकता है, सबसे ज्यादा मेरा चांस क्या है. यू हैव टू लक भी होती है, बट यू हैव टू मैक्सिमाइज योर चांसेस और योर पोटेंशियल. बी सीन, बी हर्ड, लुक प्रोफेशनल,
और उससे ज्यादा चांसेस आप कहेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूं और सबसे सस्ता कर सकता हूं। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट, और सबसे बेहतर कर सकता हूं। मोहम्मद साहब को 10 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है, फलां अग्रीमेंट करने के लिए मैं 50,000 में कर दूंगा। और ये चीज है, दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स क्लाइंट्स। यू कैन नॉट एडवर्टाइज, आपके बाजू बहुत हमने बांध दिए हुए, यू कांट डू 15 डिफरेंट थिंग्स, लोग फिर भी करते हैं। बट इफ यू आर अ सीरियस लॉयर, उनकी बहुत कमी है, आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, बट मैक्सिमाइज योर चांसेस। 3 महीने सिविल चेंबर के अंदर जाके काम करें, 6 महीने, ये बल्कि अगर आपने सिविल में स्पेशलाइज करना है तो पहले 3 महीने सिविल क्रिमिनल चेंबर में जाके ज्वाइन करें, ट्रायल करना सीखें, ताकि अगर बेल के लिए कोई क्लाइंट आता है तो यू डोंट सेंड इट टू समवन एल्स, यू से कि मैं कर सकता हूं। जिस चीज में स्पेशलाइज करना है, बी एन ऑलराउंडर इनिशियली, डू नॉट स्पेशलाइज, डू नॉट गो इनटू बड़े बड़े चेंबर, एयर कंडीशनर वगैरह के अंदर अगर आप कमरे में बैठे रहेंगे, आप वहां पे ही बैठे रहेंगे और उनके क्लाइंट्स उन बॉस को छोड़ के आपके पास नहीं आने लगे, आपके चांसेस बहुत कम है। For you need to be seen, you need to be able to do the work that your boss can't do or doesn't do. मैं अगर फॉर एग्जाम्पल हाईकोर्ट के लेवल पे करता हूं तो यू नीड टू बी अ पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव टू मी इन माय चेंबर फॉर द सिविल कोर्ट का काम। या अगर आपने अल्टीमेटली मुझे छोड़ के जाना है या कहीं करके आपने वो मेरे पास से काम छोड़ के जाना है कि वो क्लाइंट आपके साथ जाए जो कि पोटेंशियली मुझे छोड़ के जाएगा। बड़ा बैंक मेरे पास अगर कोई है, वो छोड़ के आपको तो नहीं करने लगा ना, आप अगर मेरे पास बैंकिंग सीखनी शुरू कर दी। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर सर्कमस्टांसेस एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि भाई मेरे पास क्लाइंट कौन से आ सकते हैं। चाहेंगे आपके सेठ आपके पास आए, करोड़पति सेठ आपके पास आए, वो लेकिन आने नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट के केस वाला। आपको इब्तदा के अंदर यू हैव टू फीड ऑन द स्क्रैप्स एंड आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप योर एपेटाइट, और उसके साथ आपको करना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड कि पीपल टर्न अराउंड एंड से कि मैं फलां चीज में स्पेशलाइज करूंगा। आप उस चीज में स्पेशलाइज करेंगे जिसके सबसे ज्यादा आपके पास क्लाइंट आएंगे। अगर आपके दोस्त म्यूजिशियंस या रॉक स्टार्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं मेरे हैं, तो आई स्टार्टेड डूइंग अग्रीमेंट्स फॉर देम फॉर फ्री। फवाद खान वगैरह के नाउ अब उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मैं उनके करता हूँ काम, आई चार्ज दम। दैट इज हाउ यू डेवलप योर क्लाइंटेल। डे टू डे काम, रेंट डीड्स, ये सारे के सारे इस तरीके से करें। पहला रेंट डीड मुफ्त कर लें 6 महीने, साल के बाद जब रिन्यूअल पे आएगा तो जब पैसे चार्ज करो। दिस इज हाउ यू डू इट प्लीज। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बात पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है क्या, ये आपकी जो आवाज नहीं आ रही, जी सर आप सुन सकते हैं मुझे? कट रही है। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ थोड़ी कट रही है पर आई थिंक इट्स फाइन। ओके सर, नाउ से जी जी प्लीज पूछिए। हाँ सर मैं बाहर पॉलिटिक्स के कंसेप्ट के बारे में पूछना चाह रही थी। क्या ये जो लॉबीज होती हैं, पॉलिटिकल लॉबीज, इनकी एग्जिस्टेंस रियलिटी है? बट अगर है तो फिर एक जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, एक ऐसा लॉयर है जो नॉन पॉलिटिकल है, उससे कोई पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो किस तरह से जाके ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है? What does bar politics have to do with your ability to earn? बात तो असल में ये है, अगर आपने बैठ के आपने किसी का बैज लगा के सारा दिन आपने जाके इलेक्शन लड़ते रहना है, उसके लिए तो आपने रोजी रोटी आपकी कहाँ पे हुई? अनलेस यू बिकम अ प्रोफेशनल एंड देन यू विल नेवर बी अ प्रोफेशनल लॉयर। अगर आप मेरे से पूछें, और आई मीन यंगस्टर्स मुझे बेशुमार सपोर्ट करते हैं, मेरे इलेक्शन में बैज वगैरह भी लगा के सपोर्ट करते हैं, बट आइडियली यू पहले 2 या 3 साल के अंदर जब तक आपका रोजी रोटी का मामला नहीं सेटअप होता, इट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी फॉर यू एट ऑल। चंद लड़कों का ये ख्याल है वगैरह कि कोई उनका जो बॉस है या वो कोई इस तरीके से उनको काम दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। नो, बात ये है कि आपकी रोजी रोटी, आपकी भूख, आपके घर के अंदर जाके आपको क्या बीच में मिला अगर आपने मोहम्मद अहमद तय्यूम को मेंबर बार काउंसिल बना दिया? मेरी वैल्यू वगैरह वो प्यार इसलिए करते हैं कि वो दिस इज समथिंग एडिशनली दे डू। बार लॉबीज वगैरह या ये बार पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर मत इन्वॉल्व होइए, मत करें। आपके लिए अच्छी बात है जो बंदा जो नॉन पॉलिटिकल, अच्छी बात है, होना चाहिए, बल्कि इनिशियली नॉन पॉलिटिकली नहीं होंगे। आर यू सेइंग दिस के बच्चे से अफेक्ट नहीं होंगे? इफ अ पर्सन इज नॉन पॉलिटिकल, आप अफेक्ट नहीं होंगे इस चीज से? किस चीज के अंदर यार? देखो अब बार एक चीज यहाँ पे बहुत बुरा रुझान हो गया कि ओहदेदारों को मुकदमे वगैरह जाके मिलने शुरू हो गए, मगर जो नीचे लेवल के या जो बेसिक लेवल के मुकदमे होते हैं
ओहदेदार के पास तो टाइम ही नहीं होता, वो करोड़ों के बीच में मुकदमे और अपने ओहदे बेचने के अंदर बिजी होता है। इशू आपका ये है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, यू आर वन इज बिकमिंग अ लॉयर, वन इज नॉट बिकमिंग अ पॉलिटिकल लॉयर। अगर खास तौर पे यंगस्टर्स को मैं हाथ जोड़ के आगे से कहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने आप को किसी का इस तरीके से पॉलिटिकल आला वगैरह ना बनाइए। आपकी कोशिश हत्तुल इम्कान ये होनी चाहिए कि वेयर इज माई नेक्स्ट बक कमिंग फ्रॉम, वेयर इज माई नेक्स्ट केस कमिंग फ्रॉम। इफ यू आर पुटिंग इन ऑल योर एनर्जी फॉर एक्चुअली कैंपेनिंग किसी बंदे का सारा, वो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। I'm not saying you should not be part of the political process. You should definitely be part of the political process, लेकिन वो आपकी पहली ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। और इब्तदा में आपको नई चीज के अंदर पढ़ना चाहिए कि बैज लगाया और वहां पे लाइन के अंदर सारा वक्त आप बीच में खड़े हो गए और इट हार्म्स योर करियर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह। वो आप प्रोफेशनलिज्म नहीं अपने प्रमोट कर रहे होते, आप मुकदमे नहीं सीख रहे होते जब आप किसी के जाके वोट मांग रहे होते। ठीक है। और एक और चीज, जो लॉ स्टूडेंट्स आते हैं या लॉ स्टूडेंट्स, तो वो एक टर्म जो सुनते हैं बुकलाग गर्दी, थोड़ा सा डर होता है। तो प्रैक्टिकल फील्ड में इसकी क्या रियलिटी है और किस हद तक ये चीज आप इससे अफेक्ट हो सकते हो और किस तरह ओवरकम किया जाए इस चीज को, कोप किस तरह से किया जाए? कल मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर इसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर लेक्चर वगैरह दिए और अभी यहाँ पे उसके ऊपर हमने, आपको शायद याद होगा, एक ज़माने के अंदर हमने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फतह किया था वकीलों ने जाके, उसके ऊपर वहाँ पे धावा बोल दिया था, वहाँ पे चंद लोग भी हो गए थे और उसका वो हमारे लिए काला धब्बा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा किबला इस तरीके से ख़राब हो गया हुआ है कि कल मैंने वो गुफ्तगू की तो शाम में मैंने स्लाइड्स वगैरह अपलोड की तो लड़के आके मेरे से गिला कर रहे थे कि सर आप इसको गलत चीज़ समझते हैं, उस डॉक्टर ने हमारे साथ बेइज्जती की थी और देखें आपने ये किया। बात तो सीधी सीधी ये है प्रोफेशनल एथिक्स में कि वोकलागर्दी इज़ अ रियलिटी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस प्रोफेशन को ये लॉर्ड्स का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये इंतहाई नोबल, काबिल, ईमानदार और अजीम आदमियों का प्रोफेशन है। इट नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। वोकलागर्दी को नीड्स टू बी स्टैम्प्ड आउट एज अग्रेसिवली एज पॉसिबल। जितना वो करते हैं उनके पकड़ के लाइसेंसेस, वायलेंस अगर आता है तो फौरन कैंसिल हो जाना चाहिए लाइसेंस। एब्सोल्युटली अटरली अनएक्सेप्टेबल। अब मामला इसके अंदर ये है कि यंगस्टर्स को तो किसी सूरत के अंदर नहीं होना चाहिए। और देखें, वकालत गर्म खून वालों के लिए नहीं प्रोफेशन। अगर आपका गर्म खून है या अगर आपने कोई बदमाशी करनी है तो चाहे आप बॉक्सर बनिए या कोई और चीज करें। ये ठंडे ज़हन वाले लोगों का मामला है। अगर आपके साथ अग्रेशन आपको मिल रही है तो वकालत इज ऑल अबाउट कि आपने उसे डील विद कैसे करना है। कायदे आजम ने शीशे तोड़ के पाकिस्तानी हासिल किया था, अलाम था। अब दोस्त यहाँ पे अगर मैंने ये करना हो, अगर मैंने आपको लॉलीपॉप देनी है या अगर मैंने ये वोकलागर्दी तो होती नहीं है, ये एम ही हमारे खिलाफ बीच में कंस्पिरेसी है, हम ये गुफ्तगू करेंगे, बट इट इज अ रियलिटी। ताले लगाना ये वो वगैरह, और दैट इज डिस्ट्रॉइंग दिस प्रोफेशन। उससे यंगस्टर को मीलों दूर भागना चाहिए। और आपसे ज्यादा आप अभी करप्ट नहीं हुए भाई बच्चों सारे के सारे। यू शुड से इट इज अ रॉन्ग थिंग, गलत है। और अगर ये करना है तो फिर ठीक है, अगर आपने इस तरीके से करना, अगर इस नीचे लेवल के ऊपर जाना तो दैट इज डिस्ट्रॉइंग दिस प्रोफेशन। तो वोकलागर्दी इज अ रियलिटी, इट नीड्स टू बी स्टैम्प्ड आउट। और यहाँ पे बावाज़ बुलंद मुझे भी, आपको भी, मैं उनका ओहदेदार हूँ, मैं कहता हूँ अगर वायलेंस नजर आए किसी वजह से, जज बिका हुआ है तो उसका जरूरी है सर से आके फाड़ना, जाओ अपील करो, ये ट्रांसफर मूव कर लो एप्लीकेशन। 172 आप चीजें कर सकते हैं। द सिस्टम इज वेरी वेरी टूटा हुआ, मगर कोई वकील के साथ गर्दी वाला कोई सिलसिला ही नहीं है यहाँ पे, कोई लड़ाई वगैरह का कोई सिलसिला ही नहीं है। आप अब पुलिस वाले ने आपसे ज्यादती की, अब 22 से 22B का पर्चा करवाएं, उसकी वर्दी उतरवाइए, ना कि आप उसकी सड़क के ऊपर खड़े होकर चपेड़ मार के उसकी वर्दी फाड़ दें और उसकी सारे का सारा कर दें। कानूनी तरीके के ऊपर यू हैव द रेमेडीज, आपका तो स्किल सेट ही है सारे का सारा, आप लड़ने के लिए तो नहीं आपको वहां पे रखा हुआ। सो दैट्स माय टेक ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा मैम कुछ वक्त से है। मैम, अभी जो हमारा ये जो लॉ प्रोफेशन है इसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज कि वो आगे क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। वो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, लिटिगेशन में वो कौन सा एरिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वैसे तो जैसे सर ने कहा है कि वी नीड टू प्रैक्टिस ऑल द एरियाज, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर किसी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो किस तरह से वो इस चीज को फिगर आउट कर सकता है ड्यूरिंग द स्टडीज कि मैं आगे जाके क्या करूं।
क्योंकि मोस्टली वो आफ्टर द ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो आई थिंक कि सर ने ये बात मेंशन की कि आप अपने लॉ स्कूल के दौरान ये इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दें, सो यू विल अंडरस्टैंड कि लेट्स से आपने फर्स्ट ईयर के बाद आपने किसी कॉर्पोरेशन में काम किया, वहाँ आपने इन हाउस काउंसिल के साथ एक इंटर्नशिप कर ली, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ओके किस तरह से कॉर्पोरेशन ऑपरेट करती हैं, किस तरह का काम आता है, एंड देन मे बी परहैप्स उसके बाद थ्रू आउट द ईयर यू कैन गेट एनरोल्ड इन लिटिगेशन लॉ फर्म, और वहाँ पे आपको लिटिगेशन का काम पता चले। सो आई थिंक कि आपकी एक्सरसाइज एंड जो इन्वेस्टिगेशन है शुड स्टार्ट फ्रॉम द लॉ स्कूल, और मैं बहुत इंकरेज करती हूँ लोगों को कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद दे शुड स्टार्ट विद वर्किंग विद एनी सीनियर या वर्किंग एट एनी कॉर्पोरेशन, सिर्फ एक ईमेल लिख दें, अपनी सीवी प्रॉपर्ली डेवलप करें और उसमें अपनी स्किल्स लिखें, एंड देन जस्ट स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग एवरीवन। आपको कहीं से भी ऑफर आती है, जस्ट गो फॉर इट। आई डोंट एडवाइस कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, because the padhai is not going to help you when you graduate in your legal career. That is one thing. The other thing is कि इस तरह के webinars जो हैं, I think बहुत ज़्यादा there are many platforms available जो कि young lawyers की different fields जो choose कर सकते हैं उसके हवाले से बात की जा रही है। Initially I think 5 years ago it was not that rampant. आई थिंक कि ये तमाम चीज़ें देख के भी लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाती है क्योंकि कौन से एरिया ऑफ लॉ इज़ ओके, कौन सी फर्म में जाना चाहिए, कौन कॉर्पोरेशन में जाना चाहिए या एकेडेमिया में जाना चाहिए या डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज अगेन एन इन्वेस्टिगेशन दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन बाय डूइंग इस तरह की चीज़ें, बिकॉज आई थिंक कि लॉ स्कूल्स में आपको अब जाके थोड़े प्रोग्राम्स इनिशिएट हुए हैं, जैसे इंटर्नशिप प्लेसमेंट प्रोग्राम, जैसे कराची के लॉ स्कूल्स में जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आई एम नॉट वेरी फुल्ली अवेयर ऑफ द लाहौर मार्केट एंड इस्लामाबाद मार्केट, बट कराची में यहाँ पे लॉ स्कूल्स ने अब जैसे फॉर एग्जांपल लीगल ट्रेनिंग स्किल्स का कोर्स स्टार्ट कर दिया, एंड देन वहीं से ये लोग अपने डायरेक्टर्स को कहते हैं कि हमें किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप की प्लेसमेंट हो जाए। सो यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, आई थिंक इन तरह के प्रोग्राम्स में भी इनरोल करें, एंड दैट वुड ऑल्सो गिव देम अ रियल पिक्चर ऑफ व्हाट थिंग्स आर। अदरवाइज आई थिंक एज सर मेंशन इट इज़ वेरी राइट कि आप ग्रेजुएशन के बाद यू कैन नॉट रियली लिमिट योर सेल्फ, और जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई वाज एट अ कॉर्पोरेशन एज अ शेल पाकिस्तान, एंड उसके बाद आई वाज देयर फॉर 4-6 मंथ्स एंड देन आई डिडंट रियली लाइक इट। मैंने स्विच किया फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की लॉ फर्म में, वहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शनल सीखा, थोड़ा सा लिटिगेशन किया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में आया ओके कॉर्पोरेट इज समथिंग कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मतलब आई लाइक इट बट दैट्स नॉट माई कॉलिंग, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। फिर मैंने लिटिगेशन स्टार्ट किया और फिर तब से लेके अब तक आई एम डूइंग लिटिगेशन along with some corporate transactions. So I think ये hit and miss और trial and error का एक process आपको at least initial 3 years में तो आपको होता ही रहेगा, but you can save yourself by doing internships in the law schools. मैंने वो इतना explore नहीं किया option and I regret that, but I still really encourage law students to do that. Okay, thank you. अच्छा सर, क्वेश्चन है मेरा आपसे ये कि दो जो है लिटिगेशन में दो चीज़ें हैं जिन्हें कहा जाता है कि एक लॉयर की वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं। एक तो पर्सन का साउंड माइंडेड होना और दूसरा जो सोशल नेटवर्किंग जिसका आपने जिक्र किया। तो अगर कोई स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो ना तो इंटरेक्ट कर सकते हैं सही से, उनकी नेचुरली इंटरेक्शन की जो स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और वो या फिर सेंसिटिव हैं, तो लिटिगेशन के अलावा कौन से एरियाज हैं जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे फीमेल्स हम यूजुअली देखते हैं थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स एंग्जाइटी वगैरह की वजह से वो सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनका सोशल सर्कल उस तरह से नहीं होता है। देखिए सीधी सी इसके अंदर चीज़ ये है कि अगर इफ़ यू आर सेंसिटिव देन दिस इज़ नॉट द प्रोफेशन फॉर यू। बात ये है कि मैं इस प्रोफेशन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी पुश्त का वकील हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि ही वाज डेड सेट अगेंस्ट मी बिकमिंग अ लॉयर, बिकॉज उन्होंने मुझे ये कहा था कि तू बहुत सेंसिटिव है। आई डिड नॉट हैव द स्किल सेट ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक। अभी मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ मेरे से दो लफ्ज़ नहीं करते, और मेरे शायद अभी भी टांगें कांपती हैं कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर अग्रेसिव जज के ऊपर। बट दैट इज़ द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन, दैट इज़ द थिंग दैट गेट्स मी आउट ऑफ बेड। और इस प्रोफेशन की सबसे ज़बरदस्त चीज़ ही ये है कि सवाल ही नहीं, इट चैलेंजेस मी एवरी डे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि यू गिव इन एंड बिकम हैव अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड कि मैंने नहीं करना। क्यों लड़कियां वकालत कोई नहीं क्यों नहीं कर सकती जी? मैडम आसमा जहांगीर कौन थी? मैडम आसमा जहांगीर अगर उनका स्किल सेट वगैरह आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करने के लिए जो लवाजमात हैं, यू आर सेइंग टू देम दैट दे शुड गो पार्क टू देमसेल्व्स। अगर उनके अंदर एंजाइटी है, ओवरकम दैट एंजाइटी बेबी, you overcome that anxiety by
मेकिंग प्रेपरेशन, अगर बोलना नहीं जाता तो बी बेटर प्रिपेयर्ड, हैव अ जजमेंट इन योर हैंड। जज कोई इतना खाने के लिए नहीं वहां पे बैठा हुआ है, ये फिल्म नहीं हो रही कि आपने स्टेज के ऊपर करना है, आपने वहां पे पेश होना है, एक बंदा सामने बैठा हुआ है, आपने उसको कहना है सर 2 जुमले के अंदर, इफ यू कम टू द पॉइंट एंड यू आहिस्ता आहिस्ता आप एबिलिटी भी डेवलप कर लेते हैं कि जी प्रेशर से आपने कैसे डील करना, बट इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड and you come to the point, इसमें क्या मसला, it's basically almost exactly like sitting across the table with you, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, right? और लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे से ज्यादा बुरा कोई बोलने वाला बंदा ही नहीं था। मैं अपने आप को वकील ना करता, और मैं जब स्टूडेंट्स था, आई स्टिल एम वेरी वेरी इंट्रोवर्टेड, आई एम नॉट दैट ग्रेट, ये किसको कहते हैं बोलने वगैरह के अंदर, आवाज मेरी पतली सी मस्कीन सी लड़की वाली बीच में आवाज है, और ये सारे की सारी चीजें कोई कहता कौवे की तरह की है, बट इशू ये है, आई हैव ओवरकम दैट, इफ आई कैन डू दैट, दैट एब्सोल्युटली एनीवन कैन डू दैट। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि यू हैव, जिनके थ्रू हम ओवरकम कर सकते हैं। ये देखो तैयारी के जरिए, अब मैं फॉर एग्जांपल मेरा सुबह मुकदमा है, तो आई एंटिसिपेट मेरे से क्वेश्चन क्या होगा, मैं आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, आई कीप पंपिंग माई सेल्फ अप। और बात ये है कि आप वहां पे जाके देखेंगे जिसको कख नहीं आ रहा होता वो भी बोल रहा होता है। आपने अगर तैयारी की हुई है, आपको पता है, आप एक नुक्ता रेस करते हैं, तो वहां पे जाके क्या है वो, व्हाट्स आई मीन, बोलना मुश्किल काम है? बोलना मुश्किल काम नहीं है। नुक्ते पे बात अगर आप करेंगे तो आप मुकदमा जीत जाएंगे, अगर आप भोंगियां मारते रहेंगे वगैरह तो आपकी बेइज्जती होगी, अगर आपकी तैयारी होगी तो आप बीच में ये कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू, इसमें कोई मुश्किल चीज ही नहीं है। फिल्मों ने, जज साहब, फिल्मों ने आपको डरा दिया हुआ है, दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। और बात तो ये है सीधी सीधी, आपने इब्तिदा करनी है सिविल कोर्ट से यार। सिविल कोर्ट में कौन सी ऑडियंस खड़ी होती है, वो सामने बंदा खड़ा होता है बीच में पकड़ के, आपने जाके उसको कहना है ये कागज देखो, इसके मुताबिक मेरा केस बनता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। आपको इस सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब के सामने खड़े हुए हैं, या काजी फैज ईसा के जो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं पकड़ के सारी की सारी, बात तो ये है कि why are you being turned off by this? You will walk across this करके, वो कमरे में बंदा बैठा हुआ, जज सामने बैठा हुआ, you will be 5 feet away from him and you will say कि जी ये कागज है, इसके घर से निकाला जा रहा है, ये जजमेंट है, इसके ऊपर कर लो। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कोई हवा नहीं है। अगर मैं, मेरे जैसा मस्कीन आदमी कर सकता तो कोई भी कर सकता है। और मैं आप हंस रही हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि there is absolutely nothing to it. I have had associates that, I mean, LLM करके लड़की आई बाहर से, मेरे अपनी फैमिली की है, तो यहाँ पे आके कोर्ट वगैरह गई LLM करने के बाद इंग्लैंड से कहती है कि मुझे प्रोफेशन नहीं पसंद, मैं तो नहीं करूंगी। तो देन यू बेटर मेक दैट। आपको इंटर्नशिप भी इसी चीज के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इट विल डेवलप योर कॉन्फिडेंस, इट विल मेक यू एंजॉय द प्रोफेशन, इट विल नो लेट यू नो कि आपके पास स्किल सेट है भी कि नहीं, और आपने डेवलप क्या करना। No one says they should start doing debates, but आपको क्लास के अंदर बोलना सिखाना नहीं होता, आपसे बोलें क्लास में। आप अगर 5 साल की डिग्री में आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जज के सामने डर जाएंगे। अगर आप क्लास में आज नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो ठीक है, फिर आप वहां पे जब प्रेशर आएगा या हायर लेवल के ऊपर आपसे नहीं बोला जाएगा। यही तरीका है। You have to put the pressure on yourself right now. No one is saying you get up and do a speech before 10,000 people, but please participate in class. जुबान की गिरा खोलें, खोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, तो वहां पे जाने का कोई मसला ही नहीं। तो मेरी कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव बिल्कुल रॉन्ग है कि लिटिगेशन जब पॉसिबल बन जाती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपसे करना चाहूंगी। हम देखते हैं जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट्स में वो बहुत कम है, तो क्या कोई जेंडर बेस्ड कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं जो फीमेल को ही फेस करने पड़ते हैं लिटिगेशन में, और अगर होते हैं तो उन्हें किस तरह से ओवरकम किया जाए? बिल्कुल, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न आल्सो कि आप जब कोर्ट रूम में जाते हो तो बहुत मर्तबा ये होता है द जज इज मेल, द रीडर इज मेल, द अपोजिंग काउंसिल इज मेल, आपकी पूरी ऑडियंस बैठी हुई है पीछे, वो भी सारी मेल है, अपार्ट फ्रॉम योर क्लाइंट जो भी खातून है, ठीक है, एंड यू योरसेल्फ। सो उस तरह पे इफ यू रियली वांट कि आपकी बात सुनी जाए तो आपने एक तो आवाज ऊंची करनी होती है, फिर आपने ऑफ कोर्स प्रिपरेशन के, जो सर ने बात की, प्रेपरेशन बिल्कुल आपको नोटेबल करार देगी, वो आपको जिताएगी भी।
But I think as women in placed in a courtroom which is heavily male dominated, there's no one else looking like you. So I think कि वो mentally आपके ऊपर एक exhaustion होती है. It's another exercise that you have to do. So मेरी आवाज इतनी मोटी नहीं थी, अब हो गई है because मैं इतना जाके the first thing I do is like मेरा आवाज ही ऊपर ऊंचा हो जाता है. तो जज साहब कहते हैं आपके लड़ने आई है यहाँ पे. मैंने कहा सर मैं तो बात करना ही, मेरा स्टाइल ये हो गया, मैं क्या करूँ. So that is another thing. The other thing is कि जब मैं कोर्ट रूम में खड़ी हुई होती हूँ तो जैसे सर कह रहे थे कि आप एक जज के सामने ही तो बोल रहे हो और क्या है, बट आई वुड जस्ट वांट टू से कि मेरा एक फॉर एग्जांपल मेरा एक केस है, उसमें जो ओपोजिंग काउंसिल है वो 4 लॉयर वकील बुढ़े अपने साथ लेके आता है और उसमें दे डू नथिंग, दे आर जस्ट देयर टू क्रिएट एन एंटायर परफॉर्मेंस, एक पूरा शो बनाने के लिए कि किस तरह मेरा केस जो है वो खराब है, उनका केस सही है. एंड दिस इज अगेन अ शो ऑफ फोर्स दैट दे डू, क्योंकि ये तो एक लड़की है और हम लोग 4 मर्द लेके आएंगे, जज भी जो है वो मर्द है, एंड यू नो देयर इज एन एंटायर पूरा प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक उस तरह पे भी यू नो एंड द अपोजिंग काउंसिल इज मेकिंग वेरी सेक्सिस्ट कमेंट्स कि मैडम तो अग्रेसिव हो जाती हैं, मैडम तो बस ऐसे ही उठ के आ गई, सर ये कोई केस ही नहीं बनता है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक कि women have, well, I would also say yes, men do face that as well, but I think the एक strategy होती है opposing counsel की to degrade the woman litigator by saying कि सर ये तो अभी उठ के आ गए. One person just said to me in another case के आप किसी इज्जतदार चेंबर से काम करती तो आप ऐसे केसेस ना लेके आती, यू नो. सो थिंग्स लाइक दीज. सो आई हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन. वो अब जाहिर सी बात है हर किसी में नहीं होती है. खवातीन को मैं स्पेशली कहती हूँ दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू लिसन टू दीज थिंग्स. आई थिंक एक और मेरे केस की हेयरिंग हो रही थी, वहाँ पे मेरी एसोसिएट मेरे साथ थी और सो आई वाज opposing counsel was making comments on me constantly, sir madam का केस ये है फलाना टिमकाना, and I was just laughing and I was saying sir ये देखें. I was just pointing out on the law. अब ये चीज मुझे समझे 5 साल की प्रैक्टिस के बाद आई है कि मैं वहाँ खड़ी होके उनकी बातें सुन के उसको रिएक्ट नहीं कर रही हूँ. वहाँ पे मैं आई एम फोकस्ड ऑन माय क्लाइंट्स केस एंड द लॉ. ये चीज 5 साल के बाद मुझे आई है. बट माई एसोसिएट वाज देयर, शी वाज न्यू, तो वो कह रही है कि मैडम आप सुन कैसे रही थी वहाँ खड़ी होके, एंड देन शी सेड कि आपके क्या हाथ में खुजली नहीं होती है. So you know things like these. So it's like I will tell all the women, if you really आपने दिमाग बना लिया है कि litigation ही आपकी रोजी रोटी है, litigation में ही आपने just have to be bold and courageous. you No have doubt कि बहुत difficult होने वाला है, right? you have no other choice. It's very difficult for women out there, and there is you will find one woman in every courtroom, even कराची जैसे बड़े शहर में. अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, but थोड़ा सा बेहतर is also like a lollipop that they give you a breadcrumbs. But that is what I say कि I think that is the difference between my experience and perhaps you know sir के perspective से. मैडम की इजाजत से मैं इसका जरा थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, प्लीज आपकी जी इजाजत sure sir. मेरी नीचे सिविल कोर्ट की जो लिटिगेशन की टीम जो हेड है, शी इज अ फीमेल. When she came to my chamber, she is probably the shyest person I know. हिजाब वगैरह भी पहनती हैं, अंग्रेज़ी वगैरह भी कोई ख़ास उनकी अच्छी नहीं थी, और मेरे पास जब इंटरव्यू में आई थी तो मैंने उनको फेल कर दिया था. मैंने उनको नहीं रखना था कि मुझे लग रहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये औरत वकालत कर सके. मेरे मुंशी की जानने वाली थी तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनको आप रखें. इसको कहते हैं आई ब्रॉट हर इन और सिविल कोर्ट की टीम वगैरह के ऊपर रखा. उस लड़की ने इतनी मेहनत की, इतनी डिलिजेंस से काम वगैरह किया कि आई एम टेलिंग यू शी हेड्स माय सिविल कोर्ट की सारी टीम. इट कैन एक्चुअली, आई डोंट थिंक जेंडर वगैरह में भी हाई कोर्ट के ऊपर जहां पे आप एक बड़ी ऑडियंस के ऊपर यू आर प्लेइंग टू, सवाल ही नहीं पैदा होता है. इसके अंदर सिविल कोर्ट के अंदर आपने जहां से इब्तिदा शुरू में करनी है, वहां पे तो जज सामने कुर्सी पे बैठा होता है और अब सिग्निफिकेंट पोर्शन फीमेल्स भी हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझिए कि 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज योर पोटेंशियल क्लाइंट. अगर आपकी फीमेल क्लाइंट अगर फीमेल क्लाइंट है तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी मौजूद है. अगर मैडम हिना मेरी बीच में बन सकती हैं कि उसको कहते हैं यहाँ पे, और विद ऑल द डिसएडवांटेजेस शी हैज, एंड आई टोटली अटरली रिलाई ऑन हर. आई हैव गिवन हर सारे के सारे सिविल कोर्ट के, जहाँ पे बहुत कुछ उन्मुखी, जहाँ पे बहुत अग्रेशन, जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी वगैरह भी है. काम है ये कि एप्लीकेशन लड़कियों के लिए अगर आपने जगह बनानी है,
सो व्हाट, अगर आपके आपके अगेंस्ट सारे का सारा बीच में सिस्टम हुआ हुआ है, फिर भी आपने रहना ना, तो घर तो जाके नहीं बैठना। अगर मैडम हिना कर सकती हैं विद ऑल द डिसएडवांटेजेस दैट शी हैड और स्टिल हैज, तो एनीवन कैन डू दैट। शी इज एन इंस्पिरेशन। मैडम आसमा जहांगीर, और वो तो खैर थोड़ी बहुत प्रिविलेज फैमिली से भी थी, अगर हम्बल बैकग्राउंड से अगर कोई कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है। The only thing is the drive has to come from inside you. अगर आप नहीं करेंगे and you let other people affect you and close doors for you, फिर आगे आपकी मर्जी है। No one's going to come to your home and आपको कहेंगे जी आके आप वकालत वगैरह करें। You have to push through, barriers तोड़ने के लिए होते हैं। और आखिरी चीज हमारे सारा सिस्टमैटिकली जब आपको पता है रिग्ड अगेंस्ट यू, तो मैं बिल्कुल उन खवातीन को नहीं बोलूंगी कि वो गलत करती हैं प्रोफेशन छोड़ के भी, बिकॉज आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे माहौल ही हॉस्टाइल है, तो कोई भी इंसान का बच्चा जो है वो भाग जाएगा। सो यू नो आई थिंक कि सिस्टम है ही नहीं खवातीन के लिए टू बिगिन विद, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सर टू बी देयर एंड टू स्टिक अराउंड। अब मैं तो किसी अलग चमड़ी की बनी हुई हूँ, तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, बट आई स्टिल यू नो व्हेन आई एनकरेज वुमेन, वो देखती हैं कि एकदम से पूरा अजीब किस्म का हॉस्टाइल माहौल है सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट स्टे देयर। So I don't blame the women who leave the profession, I would say. I want them to be part of the profession, but I don't blame them. No, मैडम एक लेवल के ऊपर आई थिंक you're overstating जेंडर वाला जो इशू है। It is a button that the other party will press to basically put. अगर मुझे किसी लड़का भी अगर है, उसकी मुझे वीकनेस नजर आ रही है, उसका अंग्रेजी का एक्सेंट है और मैंने मुकदमा जीतना, तो आई एम गोइंग टू प्रेस दैट बटन। अगर बर्गर वकील आया है उसको भगाने के लिए, उसकी ये चीज वगैरह, इट इज वॉर। असल में तो बात ये है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेम्परामेंट, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जेंडर। और अगर कोई बीच में जाता है, मैं आपको फिर कह, हाँ यहाँ पे हमारी आप कराची में इतना नहीं है, पंजाब में तो सारे की सारी ओरिएंटेशन, और हमारी बार जो फीमेल की है वो वन, मेरे ख्याल में अगर हमारी टोटल हाईकोर्ट बार की 22,000 मेंबरशिप है, तो अराउंड 1500 आर ओनली फीमेल। यस, देयर इज अ सिस्टमिक बीच में सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम वगैरह फीमेल्स के लिए, बट मैं फिर ये बता रहा हूं कि आई डोंट थिंक जेंडर इज द बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर। और ज्यादा लड़कियां आ रही हैं। अगर आप मेरे से पूछें, आजकल जो लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा जो बेहतर कैंडिडेट्स आ रहे हैं न्यू प्रोफेशन के अंदर, वो कनेट कॉलेज में से आ रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनका स्किल सेट, उनकी एबिलिटी, उनकी प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन इज प्रोबेबली बाय फार द बेस्ट। A lot of it is, हाँ, जो आपकी इनिशियल रिलक्टेंस है, सोसाइटी ने जो डाली हुई है, बोलने की एबिलिटी और वैसे वगैरह करते हैं, सिस्टम टूटा हुआ है। मैं आपको, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू अगर कोई छोड़ के जाता है जेंडर की बेस पे वगैरह या उसके ऊपर। ऑल आई एम सेइंग इज पीपल ओवरस्टेट दिस प्रॉब्लम। और सो व्हाट, अगर ये सिस्टम टूटा हुआ है वकालत में, फिर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बीच में आए, फातिमा, उसको मैंने रिसेंटली इंटर्नशिप करवाई है। आई नो इट इज अ डर्टी सिस्टम, but she has to push through it, she has to earn. I want her to continue with that. तो अब मेरा थोड़ा सा आपसे इसके ऊपर इख्तलाफ है। I want my daughter to get into this profession. I want her to continue my legacy. बेटा भी इंशाल्लाह आएगा, but I think मेरी बेटी के अंदर अभी right now ज़्यादा potential है इसके अंदर, her ability to think on her feet, ये सारी चीज़ें। So I don't know. I tend to disagree with you थोड़ा बहुत जो आप कह रही हैं। But it depends, person to person vary करता है कि कोई उससे कर सकता है बियर उस प्रेशर को, और कुछ लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर्सन टू पर्सन है वो, आप हो सकता है। कैन यू हियर मी मैम? मैडम सामने आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। सर आई थिंक आपकी साइड से थोड़ा नेट का इशू हो, आई गेस। हेलो हेलो, I can hear you, Samia. ओके, थैंक यू मैम। सर आई कांट हियर यू एट ऑल। सर आपका इंटरनेट का थोड़ा आई थिंक इशू है। मैडम कुछ वक्त आपसे पूछा कि मेरे से पूछा, मुझे तो ये भी नहीं पता। नहीं, चले हम एक दूसरे से क्वेश्चन करना शुरू करें। बहुत शायद आप हम दोनों को सुन पा रही है ना मैम? अच्छा जी, अब आ रही है। अब सवाल क्या था आपका मैडम? जी, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। ओके, तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, अक्सर जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद अक्सर लोग चाहते होते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ें, वो फर्दर और भी डिग्रीज कलेक्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम और लोग होते हैं जो इस आइडिया को बहुत सारे डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं कि लॉ के प्रोफेशन में हमारा एक्सपीरियंस काउंट करता है, हमारा ये डिग्रीज का जो है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपका इस चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन है कि आगे फर्दर डिग्रीज परस्यू करनी चाहिए या फिर यू शुड जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग?
Mr. Aspen Pare? I'm not hearing her at all. I think सामिया chat पे लिख दें आप. Okay, okay. So, ma'am, can you answer this question? सो आई वुड से कि प्रैक्टिस में घुस जाएं आप. पहला साल लॉ स्कूल का आप खत्म करें और पहला साल एंड देन स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स एंड स्टार्ट. बहुत सारे लोग इंटर्नशिप तो लंबी भी करते हैं 6 से 8 महीने, या तो कुछ लोग तो इंटर्नशिप को पूरा कंटिन्यू करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन एज अ जॉब. सो आई थिंक कि फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल सेट फर्स्ट. जैसे सर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस आप सीख जाएं कि एक सिविल केस फाइल कैसे होता है, क्रिमिनल केस कैसे चलाते हैं, बेल कैसे करवाते हैं. सो आई थिंक बिल्ड दैट स्किल सेट. वंस यू नो कि यू हैव दैट स्किल, देन आपको अगर लगता है लेट्स से इन द नेक्स्ट 3 years के कॉर्पोरेट लॉ आपको अच्छा लग रहा है, सिविल लॉ आपको ज़्यादा अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा लग रहा है, या आपको ह्यूमन राइट्स का काम अच्छा लगता है, सो आई थिंक वो स्पेशलिटी अंडरस्टैंड करके परहैप्स यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स एंड उस परहैप्स स्पेशलिटी में यू कैन डू. जैसे I know one person who had an interest in technology law, so she waited for 10 years and then she pursued her master's from Queen Mary technology law में. So I think you just to know your niche to do that. अदरवाइज आई थिंक अगर आपने लिटिगेशन परस्यू ये करनी है तो मास्टर्स की एक्सेस आपको ज़रूरत भी नहीं है. अगर आपके क्लाइंट्स बन गए या आपको काम आ गया है, आई थिंक इफ यू आर अर्निंग वेल देन आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है. बट इट्स मोर लाइक एक ठप्पा होता है जो आपको लग जाता है, ओके ये फॉरेन ग्रेजुएट है इस तरह का. और अगर आपने आगे जाके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को परस्यू करना है या आपने इन हाउस जाना है तो वहाँ प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं विद लेट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. सो इस तरह का है. बाकी मेरा आई हैव नॉट डन माई मास्टर्स बट आई विल गो फॉर माई मास्टर्स. द रीजन बीइंग कि मुझे पॉलिसी अंडरस्टैंड करने का शौक है एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. सो मुझे पढ़ाई का वैसे ही शौक है. सो आई ऑल्सो थिंक कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यू नीड टू ऑल्सो हैव एन इंटरनेशनल क्लीग जिसके साथ आप उस तरह के एक्सचेंजेस कर सके. सो माई रीजन फॉर डूइंग मास्टर्स आफ्टर लेट्स से 5 years of graduation is that. बाकी सबके अलग रीजन है, बट इफ यू वांट टू सस्टेन इन द litigation profession या कहीं और, so I think more than that your skill set and your contacts are what going to matter. Thanks very much, Yeah, I ma'am. think sir Thank you. can add to that. मैम मेरे नज़दीक भी आई वुड से कि देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन डूइंग LLM because no client waits for you, and the sooner you start earning rather than खर्चा करके अपने करियर के अंदर किसी को आपकी LLM की डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द ओनली एडवांटेज ऑफ एन LLM है कि सरकारी नौकरियां उनके शायद प्री रिक्विजिट होता है और अब अच्छे लेवल के ऊपर आपसे वो LLM दरकार करते हैं. If that is what your career arc is, then maybe आप अगर अच्छे चेंबर में हैं और they will wait for you, तो शायद आप LLM करने के लिए 1 साल ले सकते हैं. I mean, for example, सलमान अकरम राजा was very unusual यहाँ पे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट. वो कोई 5-10 साल पहले 10-15 साल की स्टैंडिंग के बाद LLM के लिए गए. So ideally, I would never recommend doing an LLM because मसला ये है कि it's an academic degree और आप पहले एकेडमिक डिग्री करके आ रहे हैं और एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन के लिए एक और एकेडमिक डिग्री और खर्चा अपने ऊपर थोप रहे हैं. आइडिया ये है कि आपका प्रैक्टिकल स्किल सेट है, आपके स्किल्स फिर कब डेवलप होंगे, आप 1-1.5-2 साल के लिए फिर अपना आगे कर रहे हैं. इशू तो ये है कम इनटू द मार्केट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, स्टार्ट अर्निंग डाउन द लाइन. अगर ज़रूरत पड़ी आपको, आपने फील किया कि इसकी ज़रूरत है, फिर LLM करें. कहीं पार्ट टाइम भी दोस्त LLM वगैरह करते हैं, एक्सटर्नल लॉन्ग डिस्टेंस भी करते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का भी इसके ऊपर एट द सेम टाइम मेरे कर रहे होते हैं एसोसिएट्स वगैरह. सो दैट इज़ एन ऑप्शन, बट सवाल ही नहीं पैदा होता. वकालत इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोफेशन. अगर आपको डिग्रियां वगैरह आर कम्प्लीटली इरेलेवेंट, आप डिग्रियां सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपको लाइसेंस मिल सके. अगर आपकी और दरवाजे उसकी वजह से, डिग्री की वजह से खुलेंगे तो ठीक है, बट एकेडमिक नॉलेज वगैरह आप PhD करें, LL ये करें. हम बार की डिग्री यूजफुल है बट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. और वंस अगेन बिकॉज वो आपको प्रैक्टिकल वकालत करनी, बैरिस्टर होने की कर लेते, वो भी एक टप्पा है, मगर प्रैक्टिकली उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा वगैरह आई डोंट थिंक सो. बिकॉज क्लाइंट मेरे से ये लिखवा लें, अगर आपने PhD की है उसके बरक्स अगर आपको 2 केसेस मिल गए और आप वो शुरू से एंड तक ले जाएंगे, यू लर्न मोर फ्रॉम दम. प्रैक्टिकली वकालत के बारे में, हर स्टेज के बारे में सोचना, बोलना, लिखना, हर सारी की सारी चीज़ें देन यू विल डू फ्रॉम अ PhD इन लॉ, बिकॉज वो एकेडमिक चीज़ है.
other question? So I guess there is connectivity issue on part of the moderator, so I'm asking a question on her behalf. जी जी सर. सबसे पहले this is a question from मैम खुशबा कि सबसे पहले जो लॉ स्टूडेंट्स को धचका लगता है, especially after internships, that practical work is quite distinct from their academic study when they enter the market. So how can law institutions, the law schools, practically train law students while they are studying? आई थिंक ये हमने अपने डिस्कशन में इस बात को छेड़ा है. आई थिंक कि यहाँ पे कराची में जो लॉ स्कूल्स हैं वो लीगल ट्रेनिंग स्किल्स का इस तरह से प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल लॉ डिग्री जो वो दे रहे हैं. ठीक है, इवन इन द लोकल लॉ स्कूल्स उन्होंने इस तरह के कोर्सेज जैसे स्पीकर्स बुला लिए बाहर से, हर कोई सेमिनार करवा दिया, समथिंग के प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन. उसमें हमने लिटिगेशन की बात कर ली या डिफरेंट करियर पाथ्स की बात कर ली. सो आई थिंक मैंने, क्योंकि मैं खुद स्पीकर रह चुकी हूँ इन डिफरेंट लोकल लॉ स्कूल्स एंड एक्सटर्नल लॉ स्कूल्स में, सो आई थिंक कराची में इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप राइट नाउ, इस तरह के प्रोग्राम्स आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड के ओके प्रैक्टिकल लाइफ कितनी डिफरेंट होती है. एंड बहुत मरतबा स्टूडेंट्स इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं कि वो जो स्पीकर हैं उनके साथ एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, फिर उनके साथ एज अ जूनियर लग जाते हैं, फिर वो काम भी सीख रहे हैं. सो आई थिंक यहाँ पे मार्केट इज नाउ ओपन टू दैट काइंड ऑफ यू नो कि वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें. सो आई थिंक ऐसा होना चाहिए. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टिल फील कि स्टूडेंट्स के ऊपर खुद है. अगर आपने, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि एक कॉम्पिटेंट लॉयर और एक नॉर्मल लॉयर में बहुत फर्क होता है. सो इफ यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन अ कॉम्पिटेंस की पूरी लाइन में या कॉम्पिटेंट लॉयर अगर आपको बनना है तो आपने अपने ऊपर खुद स्किल बिल्डिंग का ये काम, अपनी जिम्मेदारी ले लेनी पड़ेगी. सो ड्यूरिंग लॉ स्कूल्स लुक एट दीज यूट्यूब वीडियोस, लुक एट दीज वेबिनार्स, देखें कि हम किस तरह की बात करें, क्या डायरेक्शंस आप ले सकते हैं, क्या आपके ऑप्शंस हैं, और आपको खुद ही अल्टीमेटली यू नो एक तो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज भी होगी, बट यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड कि आपने रिसर्च में जाना है या एकेडेमिया में जाना है या आपने लिटिगेशन परस्यू करनी है. लिटिगेशन में भी आपने क्रिमिनल लिटिगेशन या सिविल लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी है, आपने कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शनल करियर करना है, इन हाउस करियर करना है. सो आई थिंक अल्टीमेटली इट ऑल फॉल्स ऑन यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों में है क्या, व्हाट डज इट इंटेल. सो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपने खुद ही लेनी है. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. अच्छा, अभी व्यूअर्स की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं सर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी. आपकी इजाजत से मैं इसी चीज का जरा जवाब दे दूं कि प्रैक्टिकली आपने वकालत कैसे सीखनी. प्रैक्टिकली वकालत का ये है कि सर थोड़ा सा कनेक्शन प्रैक्टिकली कैसे करनी है. 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम के दरमियान के 2 हफ्ते का कोर्स उन्होंने रेकमेंड किया था बार काउंसिल्स को कि किस तरीके से करनी है. कल से 12 दिनों का, 6 हफ्तों का हमने बीच में एक कोर्स पंजाब बार काउंसिल में किया है. लेक्चर्स नहीं कि प्रैक्टिकली वकालत करते कैसे हैं. मेहरबानी करके आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली कि वो देखें. आई एम गिविंग यू स्पेसिफिक चीज़ें जो आप कर सकते हैं. 6 महीने की ट्रेनिंग रखी ही इसलिए हुई है कि वहाँ पे आपने यही करना है और आप वो सीखते इस तरीके से हैं कि ऐसे चेम्बर में जाएं जहाँ पे दिन में 20-20 मुकदमे नीचे ट्रायल के हो रहे हों. वहाँ से आपको चीज़ें सारी की सारी करनी आएंगी. किताबें भी मौजूद हैं. मैं इस किताब को इतना ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ कि लोगों का ख्याल है कि मुझे शायद इसमें से परसेंटेज मिली है, लेकिन नहीं मिली. मैं बताना चाह रहा हूँ वकालत कैसे करते हैं. इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन मसूद खटक साहब की किताब है. इस किताब को खरीद लीजिए, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है. इसमें लिखा हुआ है कि जी प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, स्टैम्प पेपर कितना लगता है, लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट होती है. ये चीज़ें बार काउंसिल को बनानी चाहिए थी, नहीं बनी हुई. तो ये किताबें आपको मौजूद हैं, अवेलेबल हैं. प्लीज़ रीड दीज. अपनी ट्रेनिंग के अंदर इधर जाइए और बार काउंसिल के ऊपर ये हम एक्चुअली प्रैक्टिकली दिस इज़ व्हाट आई बीन वर्किंग ऑन फॉर द लास्ट 2 years. और हमने कल से, येस्टरडे से हमने लॉन्च कर दिया. वीडियोज़ ये रेगुलरली आ रहे हैं. तो अगर आपने सीखना है कि वकालत कैसे करते हैं, और आखिरी चीज़, वकालत किसी वीडियो को देखने से नहीं आएगी, खुद करने से आएगी. किसी के पास कोई टीका मौजूद नहीं है कि आपको वकालत का टीका लगा दे. जुबान नहीं खुलेगी, ड्राफ्टिंग नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, नहीं किताबें पढ़ोगे तो नहीं होगा. कोई नहीं चीज़, ये वीडियोस देख के कोई फ़ायदा नहीं होने लगा. थैंक यू वेरी मच सर. अच्छा, ऑडियंस की तरफ से जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी. फर्स्टली एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जब हम लोग अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने इंटर्नशिप का जिक्र किया कि वो करनी चाहिए,
तो उसके अंदर हमें कौन से स्किल्स पे फोकस रखना चाहिए कि ड्यूरिंग द इंटर्नशिप कौन से स्किल्स हम कोशिश करें कि वो हमें आए? जी सर। बेसिकली ये देखना कि वकालत हो क्यों रही है, कान, आंखें और अपनी सारा खोल के रखना। इंटर्न्स मेरे पास काफ़ी आते हैं, सोशली मेरे पास 12 अगर बैठे हुए हैं तो 3 इस तरीके के होते हैं कि जिनका 6 महीने के बाद मुझे नाम भी नहीं पता होता। कैन यू गाइस हियर मी? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। कैन यू गाइस हियर नहीं मी? नहीं, आई कैन। जी जी जी। हेलो हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। प्रॉब्लम मैम, आप तब तक आंसर करना चाहेंगे क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक सर ने आंसर कर दिया। क्या आप सब कैन यू हियर मी? स्किल्स? जी जी सर। मैम स्किल्स के अंदर बेसिकली उन्होंने ये फोकस करना है कि आंखें कान खोल के ये बेसिकली देखना कि फाइल खोल के देखें कि जी फाइल होती क्या है, अग्रीमेंट देख के आंखें खोल के देखें कि अग्रीमेंट क्या होता है, ऑर्डर शीट खोल के देखें कि ये ऑर्डर शीट है क्या और उसके अंदर प्लेट किस तरीके से देखने में लगती है। आप अगर फाइल नहीं खोलेंगे और गप्पे लगाते रहेंगे वगैरह तो नो वन इज गोइंग टू टीच यू। Internship, for it to be productive, I am a busy lawyer, I don't have the time to sit you down and teach you. इंटर्नशिप के अंदर लड़कों इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि उस्ताद बैठ के करेगा और जो कई वेले वकील होते हैं वो कर भी देते हैं और मैं वेला नहीं भी हूं तो मैं बैठ के थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ किसी के पास टीका नहीं है कि जो आपको वो करेगा। आंखें दिमाग आपने खुद खोलना है, टाइम पे आपने खुद जाना है, इंटरेस्ट आपने खुद डेवलप करने की कोशिश करनी है। आई हैव हैड इंटर्न्स who go with me to court, वहां से होके वापस आ जाते हैं। मैं 20 मिनट आर्ग्यू भी करता हूँ कोर्ट रूम में, 2 घंटे बैठते हैं, वापस आता हूँ। मैं पूछता हूँ जज का नाम क्या था, उनको नहीं पता होता। उन्होंने मेरे केस की फाइल नहीं पढ़ी होती, उन्होंने अगला केस जो आर्ग्यू हो रहा था उन्होंने नहीं ऑब्जर्व किया होता, तो उनका तो कोई स्किल्ड वगैरह डेवलप नहीं हुआ। जब मैं वापस आता हूँ तो फिर यू नीड टू बी हैंड्स ऑन, you need to participate in the process. Yeah, you need to keep your eyes and ears open and that will get you excited about this. ये जस्टिस मंसूर अली शाह का चेंबर है, ये देखें बहस हो रही है तो मैं भी करूंगा। अच्छा ऑर्डर शीट के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ बीच में रजिस्ट्रेशन की, अच्छा स्टैम्प पेपर ये लगता है, ये देखने में है। दिस इज योर एबिलिटी टू फील द फाइल्स, टू किताबों के अंदर जो शिफ्ट ओवर टू द प्रैक्टिकल थिंग। दस्तखत यहाँ पे होती हैं, इतनी कॉपियां होती हैं, सिविल कोर्ट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे खाने का मिलता है, यहाँ पे ये वकील है, ये अच्छा है, ये गंदा है, ये इस वकील को रिलीफ क्यों मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा, इसने क्या बोंगी मारी है। ये चीजें अगर आप खुद नहीं करेंगे, अगर इस लेवल पे सोचेंगे तो you'll get a lot of out of the internship. इस लेवल पे नहीं सोचेंगे तो I mean you won't get anything out of other than our certificate. वो हम आपको वैसे ही दे देंगे even if you don't show up. थैंक यू सर। अच्छा मैम, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म्स किस तरह से ढूंढी जाएं, किस तरह से हम सर्च करें कि कौन सी फर्म बेटर है हमारे लिए? सो आई थिंक पहले तो गूगल सर्च कर लें, देख लें कि कौन सी फर्म्स आपके टॉप उसमें आ रही हैं, एंड देन उनकी कुछ वेबसाइट पे आप देख लें। मैंने तो यही किया था, वेबसाइट पे देख लें क्या उनके प्रैक्टिस एरियाज हैं और आपका क्या इंटरेस्ट बनता है, देन स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग देम, ठीक है, या उनको कॉल करें। द अदर थिंग इज कि आप अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं या आप सिविल कोर्ट जा रहे हैं, मोस्टली हाई कोर्ट में इस तरह की फर्म्स होती हैं, तो आप हाई कोर्ट में बैठ जाएं, ठीक है, देखें कॉज लिस्ट में कि फर्म कौन कौन से आज उनके केसेस लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फलानी फर्म है, सो आपको पता है ये पार्टनर भी आर्ग्यू करेगा या कोई एसोसिएट आर्ग्यू करेगा, सो देन उनके साथ बैठे हैं, उनसे थोड़े से गपशप करें, उनको बोलें कि मैं इस लॉ स्कूल से हूँ, मैं ये मेरी स्किल्स है, मैं प्रीवियसली यहाँ काम कर चुका हूँ, एक्सचेंज योर कार्ड और समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट। And that also shows कि okay, you are a person who's a go-getter and who's a person who really will add some value to the firm. So that's another thing that you can do. The third thing is of course attending some seminar or या कोई networking event होता है. So I think that's how you can still reach out to lawyers. और LinkedIn पे भी आप, I would advise everyone to use LinkedIn and create their entire profile and share some of the skills that they have learned so far, या फिर अगर they are in search of something, लेकिन कोई ऐसी खोखली पोस्ट मत बनाइएगा कि अच्छा मैं ये लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ा है and all of that, but just show
genuine interest इस तरह से. So I think these are few of the avenues that people can choose. जी मैम, थैंक यू. Another student is asking कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं पंजाब के अंदर हमने वी हैव एक्चुअली सेट अप पंजाब में भी, मैडम आपकी इजाजत से, पंजाब के अंदर वी हैव एक्चुअली सेट अप अ जॉब प्लेसमेंट ऑफिस. असल में ये बार काउंसिल्स का मामला है जो आपके सीवीज बनवाए लाइसेंसिंग के साथ और आपकी प्लेसमेंट वगैरह रिकॉर्ड के ऊपर शेयर भी कर सके. I just wanted to let people know फर्म्स वगैरह अगर. थैंक यू सर. हाँ, एक और स्टूडेंट जो है उनका क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, आई थिंक सर को डिस्कनेक्टेड, तो मैम आपसे क्वेश्चन करूंगी मैं कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं वो किस तरह से रोड मैप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से वो कर सकते हैं प्रैक्टिस में. So I am a first generation lawyer. मेरी पूरे खानदान में दूर दूर तक वकालत का शोबा कोई प्रैक्टिस नहीं करता. हमारे यहाँ सब कहते हैं गवर्नमेंट की नौकरी होनी चाहिए और आप चिल करें. पर I chose to be a lawyer and then I'm a female lawyer. I would say I would add the gender aspect to it as well. So I think कि मैंने जो शुरू में of course जहाँ मुझे हमारे लॉ स्कूल में नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे, तो वहाँ पे मैं कुछ लॉयर्स से मैंने बात की, फिर उनके थ्रू फिर मैं इंटर्नशिप्स में गई. मैं अपने स्कूल की डायरेक्टर से भी, लॉ स्कूल के डायरेक्टर से मैंने बात की थी. मैं उनको एक्टिवली बोलती थी, तंग करती थी कि ओके मुझे ये चीज़ प्रैक्टिस करनी, मैं कहाँ जाऊँ. उसमें उनसे बहुत कॉन्वर्जेशंस करती थी. सो अ पार्ट ऑफ माई अ चंक ऑफ माई लाइफ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ जस्ट बॉदरिंग पीपल एंड कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम कि भाई मुझे बताएं मुझे करना क्या है. सो जैसे सर ने कहा, यू हैव टू बी इंक्विजिटिव, यू हैव टू शो क्यूरियसनेस, यू हैव टू शो कि ओके आप ऐसा एक कैंडिडेट हैं जो कि इंटरेस्ट रखता है. सो आई थिंक कि वो मैं लॉ स्कूल से ही सबको परेशान करने लग गई थी. दैट इज वन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो बी डूइंग. देखें, एक आप तंग करें पर एक हद तक करें, but you should not again shy away from reaching out to people and asking for opportunities and also telling them ये मेरा इंटरेस्ट है. तो ये चीज़ मैंने की थी. एंड मैंने जहाँ लिटिगेशन लॉ जब मैंने सीखी थी इंटर्नशिप के दौरान, मैं सेकेंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल, वो लॉ फर्म कोई बहुत बड़ी लॉ फर्म है, वो बहुत छोटा चैम्बर था, 3-4 लोग थे उसमें, लेकिन 2 महीने वहाँ पे मैंने काम की फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई मैंने एक चीज़ मतलब मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे, ऊपर से मेरा ऊपर का खर्चा बहुत होता था. बट एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू बी इन कोर्ट और मैं उनको लिटरली जाकर उनकी फाइल्स खींचती थी, बोलती थी कि ये मुझे बनाने दें क्लेम, ये मुझे रिप्लाई करने दें, ये ड्राफ्ट करने दें. लेकिन लोग जो हैं, अ लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि वो बोलते हैं हम बड़ी लॉ फर्म से अटैच हों, जो कि ठीक है, एक हद तक आपका जो है वो सीवी बिल्डिंग में हेल्प करता है. बट एट द सेम टाइम मैंने जो सीखा है ना, वो मैंने बहुत ढंग का ज़बरदस्त सीखा. मैंने उस छोटी लॉ फर्म में, जहाँ पे मैं हर दिन जाके इवन फाइलिंग का काम देख रही हूँ, कोर्ट क्लर्क से बात कर रही हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट आई लर्न फ्रॉम दैट. सो आई थिंक लुक आउट फॉर बुटीक लॉ फर्म्स और स्मॉल लॉ फर्म्स. वो आप सिटी कोर्ट में जाकर देख लें. आप सिटी कोर्ट में जो हमारी फॉर एग्जाम्पल कराची बार एसोसिएशन है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करते हैं, उनको अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कराते हैं कि हमें यहीं किसी चेंबर में डाल दें. दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दे नो अ लॉट ऑफ बुटीक लॉ फर्म्स, सो they can also go there. So I think इस तरह से you build an entire chain, but look for again chambers who can give you that kind of a direction. So I don't have any lawyers in the family. So I had to do a Google search also. I had to meet people. मैं खुद बहुत introverted थी, shy थी, but I had to put myself out there. I thought there is no other option. So मैं अपने स्कूल, लॉ स्कूल से लेकर कोर्ट में जाकर जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने सबको तंग किया है, सबको परेशान किया है. And उसी तरह से I have just built my entire practice and my career. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया सर, आप क्या आंसर कर दें. एक स्टूडेंट है, वो ये पूछते हैं कि जो बुकलाग गर्दी है ये एग्जिस्ट करती है, उसके बाद भी जो ऐसे लॉयर्स हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है मिसकंडक्ट की वजह से, जी सर, है ना.
मैम आपके एंड के ऊपर से आवाज नहीं आ रही। जी जी सर, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो मैम, आप सुन पा रही हेलो हैं? मैडम, कैन यू हियर हर? यस यस आई कैन हियर यू सर। जी जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा, आई कांट हियर मैडम सामने। You tell me the question and then ओके मैम, ओके। okay, तो मैं जो पढ़ लेती मिसकंडक्ट हूँ। भी तो तरह के, ये या श्योर मैम, थैंक यू। सर ये पूछ रहे हैं कि why is that even though Wukla Gardi exists but there are still negligible to no lawyers whose license have been suspended or legal or ethical misconduct, इस तरह। बेसिकली बिकॉज सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। हर बदमाश ने अपने बच्चे को बीच में लाइसेंस दे दिया हुआ है। आई मीन डूब मरने का मकाम है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशन के लिए। उनके अगेंस्ट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमारे यहाँ पे पीआईसी के मामले के अंदर एक वकील साहब की तस्वीर आई कि वो गोलियां चला रहे हैं। उनके अगेंस्ट कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने एडिशनल सेशन जज साहब के यहाँ पे लाहौर के अंदर वहाँ पे नीचे टॉर्चर चेम्बर बनाया हुआ था, 2 बंदों को मर्डर किया, उनकी लाश उठा के रावी की दूसरी साइड के ऊपर फेंक दी, और फिर उनके साथ उनको सीआईए पकड़ के लेके गई। उनके मोबाइल के अंदर से वो मर्डर के वीडियोस वगैरह भी बीच में, सॉरी टॉर्चर के वीडियोस, मर्डर के नहीं निकले। वो रफा दफा करके मामला वापस ले आए हैं और आजकल वकालत भी कर रहे हैं। सो स्टफ लाइक दैट इज़ अ डिसग्रेस टू आवर प्रोफेशन। और वो वहाँ पे हमारी मुकम्मल तौर के ऊपर हमारी जो ये